सेक्शन है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ध्यान रखिएगा, ये आपके कौन से बुक का है? रेनबो पार्ट 2 का, जो 12th क्लास का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पोइट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब इसके बारे में जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं लेखक के बारे में। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं जॉन डन है। चैप्टर के ऑथर जो हैं जॉन डन हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये एक बार अपने घर से किसी दूसरे कंट्री, बताया गया है कि जर्मनी की यात्रा के लिए निकलना चाहते हैं, जहाँ पे इनकी जो बिलव्ड होती है वो क्या करती है? मना करती है। वो इनको जाने से रोकती है, विभिन्न प्रकार के कह सकते बाधाएं उत्पन्न करती है। तब उन्होंने अपने वाइफ को कंसोल करते हुए, इट मीन्स अपने वाइफ को समझाते हुए उन्होंने यह पोयम लिखा, और उस पोयम का जो शीर्षक उन्होंने दिया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेडिंग दे दिया गया है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है, सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, उसकी बात की गई यहाँ पे। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा? आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। वो जा भी रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को क्या कंसोल करे कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें जो लगता है कि मैं तुमसे फिजिकली दूर हो रहा हूँ, तो वो तुम बस गलत सोच रहे हो। बस मैं फिजिकली ही दूर हो रहा हूँ, मेंटली मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब देखिए यहाँ पे पोयम की चर्चा करते हैं। पोयम में बताया गया है क्या सब। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा आपका दिया गया है। फर्स्ट स्टेंजा की चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me, but since that must die at last, 'tis best to use my self-ingest, thus by feigned deaths to die। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको लगेगा कहीं ना कहीं वह स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन ये जॉन डन के लिखने का तरीका था। उन्होंने ओल्ड और मिडिल इंग्लिश के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्ड्स का यूज किया है, जिस वजह से वो सारे वर्ड्स क्या हैं? सही है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें आप देख रहे हैं GOE, प्रेजेंट टाइम में आप गो का स्पेलिंग लिखते हैं G। यहाँ पे लॉन्ग वॉवेल का यूज कर दिया गया। फॉर weariness, ये एक वर्ड आ रहा है weariness। weariness का अर्थ होता है ऊब जाना। ऊब जाना, जब किसी एक चीज से आपका मन भर जाएगा तो हम कहते हैं ना कि हम ऊब गए किसी चीज से। तो ये अपनी वाइफ को कंसोल करते हुए बताते हैं क्या करें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ दी, कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे ऊब चुका हूं, और नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि मुझे तुमसे कोई बेहतर मिल जाएगी, या फिर तुमसे बेहतर मुझसे प्रेम करने वाला कोई मिल जाएगी। मस्ट बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट। लेकिन अब जा रहे हैं तो कोई तो रीजन बताना पड़ेगा ना। तो इन्होंने बताया है कि बट सिंस दैट आई, लेकिन इससे पहले कि मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, कि मेरी मृत्यु हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मृत्यु की बात क्यों की गई, डेथ की बात क्यों की गई है? कहा जाता है कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। तो मरने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं सभी से दूर हो जाता है, और उस तकलीफ को महसूस करने के लिए इन्होंने कहा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेंट डेथ्स टू डाई, कि मरने के बाद जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं तो उन्हें जो तकलीफ होती है, मैं उसी तकलीफ को महसूस करना चाहता हूँ कि अगर मैं तुमसे दूर होता हूँ तो मैं किस तरीके के तकलीफ से गुजरूँगा। उन चीज़ों को महसूस करने के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। इसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा लाइन बाय लाइन। अब देखिए यहाँ पे वो जो लाइन आपका स्टेंजा दिया गया था उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम की ओर चलते हैं। What did he say? The poet John Donne addressed his wife as sweetest love। क्या करा? Addressed his wife as sweetest love। कवि जॉन डन ने अपनी पत्नी को, हिज वाइफ,
अपनी पत्नी को, एड्रेस मतलब संबोधित करते हुए, अपनी पत्नी को स्वीटेस्ट लव से संबोधित किया है। स्वीटेस्ट लव मतलब प्रियतम, जो सबसे प्रिय हो, उससे ज़्यादा प्रिय कुछ हो ही नहीं। तो अपनी पत्नी को स्वीटेस्ट लव कह के उन्होंने संबोधित किया है। विच शोड हिज इंटेंस इमोशन ऑफ लव फॉर हिज वाइफ, जो क्या शो करता है, इंटेंस, प्रबल इमोशन, भावनाएं, जो उनकी अपने पत्नी के प्रति प्रबल भावनाओं को प्रदर्शित करता है। आप प्रियतम किसे कहिएगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा हार्टली उसी से ना, कि किसी को भी राह चलते किसी को कह दीजिएगा स्वीटेस्ट लव, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंटेंस इमोशन को एक्सप्रेस किया है। कौन से वर्ड के माध्यम से, स्वीटेस्ट लव के माध्यम से। तो वो अपने इंटेंस इमोशन को बता रहे हैं कि वो उससे कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से। ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, व्याख्या किया है, टू हिज वाइफ दैट ही वॉज नॉट गोइंग, अपनी वाइफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वह नहीं जा रहे थे। अब एज ही वॉज टायर्ड ऑफ हर, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वे इससे ऊब चुके हैं। तो है कुछ लोग परेशान हो जाते हैं घरेलू समस्याओं से, झगड़ों से, और उसके बाद वो ऊब कर एक ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ वे उन सारे चीज़ों से दूर रहे और उनको एकदम से शांति मिल पाए। वो एकदम पीसफुल जगह पे जाना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसी बातें नहीं है। क्या करें, टायर्ड ऑफ हर, वे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वे उससे ऊब चुके हैं, और या ऑफ द रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ, या फिर अपने पत्नी के साथ जो उनका संबंध है, हो सकता है कि कभी संबंध में कड़वाहट आ गई हो, उन सब की वजह से, लेकिन इसके वजह से भी वो नहीं जा रहे हैं। ही एक्सप्लेन, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट ही वॉज नॉट गोइंग अवे बिकॉज ही डज नॉट लव हिज वाइफ एनी मोर। फिर वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे थे बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट लव हिज वाइफ एनी मोर, कि वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं। अब जो कहा जाएगा कि वे अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके संबंधों में कड़वाहट आ गई होगी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, कुछ और रीजन है। क्या रीजन है, नॉर वाज ही लिविंग विथ एनी होप दैट ही वुड गेट बेटर और फिटर लव देन हर एनीवेयर एल्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ना ही इस उम्मीद में जा रहे हैं कि उनकी पत्नी से बेहतर उनको कोई मिल जाएगी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेटर और फिटर, बेहतरीन और उनके लिए उपयुक्त, देन हर एनीवेयर, कहीं भी, एल्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि दुनिया के किसी और कोने में उनकी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करने वाली उनको मिल जाएगी। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। द ऑथर ने, लेखक जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट डेथ वाज इनएविटेबल, कि मृत्यु क्या है, वो निश्चित है, उसको टाला नहीं जा सकता है। अनएवॉइडेबल, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं हम, कितना भी हम डॉक्टर लगा ले, कितना भी हम बहुत सारी एकदम से पौष्टिक भोजन करें, मृत्यु निश्चित है। और यही बात लेखक को भी लगता है कि मृत्यु निश्चित है। एंड एवरीवन वुड डाई वन डे, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, एक न एक दिन मरना है। सो द ऑथर एक्सप्लेन दैट he must die one day and before that day would come he wanted to be fully prepared to face it। देखिए यहाँ पे लेखक अपनी पत्नी को क्या कह रहे हैं कि एक उनको पता है कि एक न एक दिन सबको मरना है, और वो मरने से पहले वो इन चीज़ों के लिए पूर्ण रूप से खुद को तैयार रखना चाहते हैं। वो यह चाहते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो, उनके किसी रिलेटिव की मृत्यु हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हों, तो उस वक्त उन्हें कैसा महसूस होगा, उसी तकलीफ को महसूस करने के लिए वे अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं, ताकि वो बाद में क्या करे, उस तकलीफ को फेस कर सके, उससे उभर सके, उसको झेल सके। ही वांटेड, वह चाहते थे, टू डू समथिंग फन एंड अम्यूजिंग बिफोर दैट हैपन, कि वे क्या करना चाहते थे कि वे कुछ ऐसा करे जिससे ऐसा लगे कि उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। बिफोर दैट हैपेंड, इससे पहले कि मृत्यु आए, वे अपने लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करना चाहते थे।
पोएट वांटेड, लेखक चाहते थे, टू सेपरेट हिमसेल्फ, खुद को अलग करना, किससे? फ्रॉम हिज लवर, अपने उस प्रियतमा से जिनको उन्होंने स्वीटेस्ट लव कहा है, खुद को उनसे अलग करना चाहते थे। एज ही थाउट, क्योंकि वे सोचते थे, दैट इट वाज द बेस्ट वे टू फेस डेथ, क्योंकि यह सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने मृत्यु का सामना कैसे कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मृत्यु का सामना करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप उन सब चीज़ों से उबर सकते हैं, तो इसका सबसे बेहतर तरीका है आप उस व्यक्ति से दूर हो जाइए जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है पोइट्स के माध्यम से या पोइट्स के द्वारा कहा जाता है कि अपने लव से या फिर स्वीटेस्ट लव से बिछड़ना मृत्यु के समान होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा क्या करा, यस्टर नाइट, आपने पढ़ा होगा यस्टरडे, पिछले दिन, बीता हुआ कल, यस्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो। यस्टर नाइट, पिछली रात। सूरज कब डूबता है? शाम में। यहाँ पे कहा गया यस्टर नाइट, द सन, ये सन का SUN है, सन वेंट हेंस, वो अपने घर में छिप गया। हेंस कहा जाता है वो जानवरों के लिए बाड़ा बनाया जाता है ना, जिसमें जानवर रात होते ही या शाम होते ही जाके बैठ जाते हैं ताकि सुरक्षित रहे। तो सूरज भी क्या हुआ था, अपने बाड़े में डूब चुका था, या फिर वो कहा जाता था सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, वो डूब चुका था पिछली रात। एंड येट इज हेयर टुडे, लेकिन अगली सुबह फिर से निकल आया। इट मीन्स कि वो पिछले रात डूब चुका था और अगले सुबह फिर से रिटर्न आ गया है, उग चुका है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, इसके पास कोई इच्छा भी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का उसके पास कोई उद्देश्य है। होगा ना कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ जाने की आपकी इच्छा होगी, कोई उद्देश्य होगा कि हम किस रीजन से वहाँ जा रहे हैं। नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है, कोई एक संक्षिप्त रास्ता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ज़्यादा दूरी का जो ज़्यादा दूरी तय करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट वे अपनाते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके। लेकिन सूरज के पास वो भी नहीं है। देन फियर नॉट मी, इसलिए मेरे लिए नहीं डरो। जॉन डन अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि सूरज जो है पिछले रात डूब गया, फिर अगले सुबह उगाया, उसके लौटने की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी वो लौट के आया ना, तो इसलिए मेरी चिंता नहीं करो। देन फियर नॉट मी, मेरी चिंता नहीं करो, मैं भी लौट के आऊँगा। बट बिलीव, मुझ पे विश्वास रखो। दैट आई शैल मेक, कि मैं पूरा करूँगा। स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कि मेरी जो जर्नी होगी वो सूरज से भी तेज गति से होगी। किससे तेज गति से होगी? सूरज से भी तेज गति से होगी। अब सेकेंड स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। द पोएट एक्सप्लेन टू हिज वाइफ दैट लास्ट नाइट द सन वेंट अवे एंड द डार्कनेस अपीयर्ड। लेखक अपनी पत्नी को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? लास्ट नाइट, पिछले रात, द सन वेंट अवे एंड डार्कनेस अपीयर्ड। पिछले रात जब सूरज डूब गया तो चारों तरफ क्या हो गया? डार्कनेस अपीयर्ड, अंधेरा छा गया। बट इट केम बैक अगेन, लेकिन यह फिर से लौट के आया। कौन लौट के आया भाई? सूरज। सूरज फिर से लौट के आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, कब? अगली सुबह, विथ ए न्यू मॉर्निंग लिविंग द डार्कनेस एंड सैडनेस बिहाइंड। और जैसे ही वो लौट के आया अगली सुबह, जैसे ही अगली सुबह सूरज का उदय हुआ, क्या करा? द डार्कनेस एंड सैडनेस बिहाइंड, वहीं अंधकार भी दूर हो गया और जीवन में जो उदासी छाई हुई थी वो भी क्या हो गया? दूर हो गया। यहाँ पे डार्कनेस और सैडनेस कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। द सन नीदर हैड एनी डिजायर नॉर सेंस, जबकि सूरज के पास क्या है? नीदर हैड एनी डिजायर, कोई इच्छा नहीं।
नॉर सेंस, ना ही उसके पास कोई उद्देश्य है। ये जो सूरज पिछली रात डूबा और फिर से रिटर्न आ गया, उसके पास ना तो कोई इच्छा है ना ही उसके पास कोई उद्देश्य है वापस लौटने का, फिर भी तो लौट के आया ना। सो द पोइट एक्सप्लेन टू हिज वाइफ दैट इफ द सन कुड कंप्लीट इट्स लॉन्ग जर्नी अराउंड द वर्ल्ड एंड कुड कम बैक देन सो कुड द पोइट। इसलिए लेखक क्या कहते हैं कि अगर सूरज अपनी उस लंबी दूरी की यात्रा करके फिर से लौट सकता है, देन मैं क्यों नहीं लौट सकता हूँ? मैं भी तो लौट कर आऊँगा ना। मेरे पास तो उद्देश्य है, मेरे पास तो इच्छा है कि मुझे अपने बिलव्ड के पास वापस लौट के आना है, और जब मेरे पास इच्छा है तो मेरी यात्रा सूरज से भी तेज गति से होगी। द पोएट यूजेज द सन एज ए मेटाफोर टू कंपेयर हिज जर्नी। लेखक ने क्या किया है? लेखक ने सूरज का उपयोग एक उपमा के रूप में किया है। उपमा कहने का अर्थ है कि उदाहरण के रूप में किया है। अब किसी को समझाने के लिए किसी चीज़ का एग्जाम्पल दीजिएगा ना, तो यहाँ पे मेटाफोर उपमा के रूप में इसका यूज किया है। किसके लिए? टू कंपेयर हिज जर्नी, अपनी यात्रा को कंपेयर करने के लिए। एंड द मूवमेंट ऑफ द सन, और सूरज जो मूवमेंट करता है, वो जो रोटेट होता है, जनरली सूरज रोटेट नहीं होता है, अर्थ रोटेट होता है। लेकिन बताया गया है बचपन से ही, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो वो उसका मूवमेंट है। वो जो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता हुआ प्रतीत होता है, वो उसका मूवमेंट है। उससे उन्होंने तुलना की अपनी जर्नी की। पोएट वांटेड हिज वाइफ टू ट्रस्ट हिम एंड नॉट टू गेट अफ्रेड। कवि अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो उन पर विश्वास रखे और डरे नहीं। द पोएट थॉट ही वुड कंप्लीट ए शॉर्टर जर्नी एंड कुड कम बैक इवन फास्टर देन द सन, बिकॉज अनलाइक द सन ही हैड मोर डिजायर एंड रीजन टू कम बैक। देखिए यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, इनकी जर्नी जो होगी ना, सूरज से भी शॉर्टर होगी। शॉर्टर मतलब छोटी होगी। क्यों होगी? और इवन फास्टर, उससे भी तेज गति से होगी। एक तो छोटी होगी लेकिन तेज गति से होगी। बिकॉज अनलाइक द सन, क्योंकि सूरज के पास ही हैड मोर डिजायर, कि सूरज के पास तो डिजायर नहीं था, लेकिन इनके पास तो इच्छा है ना। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, उमंग। जैसे आपको नानी के यहाँ जाना था, आपके अंदर उमंग आएगा ना कि कब हम चले जाएं, वैसे इनके पास इच्छा है किसके पास लौटने का? रीजन टू कम बैक, वापस लौटने का। और किसके पास? अपने बिलव्ड के पास। एंड द रीजन वाज ही लव्ड फॉर हिज स्वीटेस्ट वाइफ। और वो रीजन क्या है? वो उनकी जो कौन सी वाइफ है? स्वीटेस्ट वाइफ है। ये रीजन है। इस रीजन की वजह से वो लौट कर वापस आएंगे और तेज गति से आएंगे। एट लास्ट, अंत में, द पोएट सेड दोज हु लव ईच अदर एंड वेयर इन वन अनदर कैन नॉट बी पार्टेड, एंड बिकॉज द पोएट कैन नॉट लिव विदाउट हिज वाइफ ही वुड कम बैक सूनर फॉर हर। अंत में क्या कर रहे हैं कि हु लव ईच अदर, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इट मीन्स ट्रू लव, नॉट फेक लव। जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वेयर इन वन अनदर कैन नॉट बी पार्टेड, कि उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। वे लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ट्रू लव करते हैं, उन्हें कभी भी पार्टेड, अलग नहीं किया जा सकता है। वे लोग फिजिकली दूर रह सकते हैं लेकिन मेंटली कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि द पोएट कैन नॉट लिव विदाउट हिज वाइफ, ही वुड कम बैक सूनर फॉर हर। क्योंकि लेखक अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए क्या होगी? वे कम बैक सूनर, वे जितना जल्दी होगा उतनी शीघ्रता से वापस लौटने का प्रयास करेंगे। तो ये दो स्टेंजा में बताया गया कि किस तरीके से वे अपनी वाइफ को कंसोल कर रहे हैं। कंसोल मतलब समझा रहे हैं। चलिए थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। थर्ड स्टेंजा में चर्चा की गई है पावर ऑफ मैन, मनुष्य की शक्तियों के बारे में, कि मनुष्य कितना कमज़ोर होता है। कमज़ोर मतलब क्या? उसका समय पर नियंत्रण नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल
कैन नॉट ऐड another hour nor a lost hour recall but come bad chance and we join to it our strength and we teach it art and length itself us to advance। अब चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, फीबल दुर्बल, जो कुछ ना कर पाए, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहे, टाइम पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम चाहें कि अपने टाइम में एक्स्ट्रा आवर जोड़ सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। अगर हम चाहें कि मेरा जो पिछला समय है, जो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट बीता जीवन का, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड, जो किसी भी व्यक्ति के लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, विदाउट वरी, किसी प्रकार का चिंता तनाव नहीं, हम चाहें इसको रिकॉल कर ले, वापस बुला ले, पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैंस पावर इज टू फीवर, क्योंकि मनुष्य की शक्ति क्या है? काफ़ी दुर्बल है और समय पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो पोएट अपनी पत्नी को यही समझा रहे हैं कि मनुष्य की जो शक्ति है ना, वो काफ़ी दुर्बल है। क्यों दुर्बल है? इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, हमारा सही समय चल रहा हो। अगर अभी जैसे हम मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो मेला देखने, और मेला देखने तो वही व्यक्ति जाएगा जो काफ़ी खुश रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप जा रहे हैं मेला देखने एकदम से सैड रहिएगा, खुश रहिएगा ना। तो आप उस वक्त क्या चाहिएगा कि वो टाइम बीते नहीं, वो टाइम ऐसे ही रुक जाए, वहाँ पे थम सा जाए समय एकदम से, क्योंकि हमारा अच्छा समय चल रहा है, हमें मज़ा आ रहा है उसमें। लेकिन वो होगा ऐसा? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि समय तो बढ़ता जाएगा और कभी ना कभी आपको वहाँ से लौट कर वापस आना है और फिर से वही दिनचर्या में लग जाना है आपको। यही कह रहे हैं कि इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर हमारा अच्छा समय चल रहा है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, हम उसमें एक एक्स्ट्रा घंटा भी नहीं जोड़ सकते। एक्स्ट्रा घंटे की तो बात दूर की बात है, एक्स्ट्रा सेकेंड भी नहीं जोड़ सकते हैं। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही अपने बीते हुए समय को रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल मतलब का वापस बुला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब हमारा बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और जब हम उस बुरे समय का मजबूती से सामना करते हैं, डट कर सामना करते हैं। होता है ना कि अगर आपका बुरा समय आ रहा है तब हिम्मत हार दीजिएगा, अरे कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान ने हमारे ऊपर जो भी लिखा है हमारे बारे में, उन्होंने दुखी लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आपका अच्छा समय नहीं आने वाला है। आप उसका डट कर सामना कीजिए, मजबूती से सामना कीजिए, बुरा समय ही क्यों ना हो, वो एक दिन क्या होगा? दूर होगा। जस्ट लाइक डार्कनेस व्हेन इट बिकम नाइट, जब रात होती है तो क्या फैलता है? डार्कनेस फैलता है ना। और वही जब मॉर्निंग होता है, सुबह होता है, ये डार्कनेस रहता है? कहीं नहीं रहता है। जस्ट लाइक दैट, कोई भी बुरा समय हमेशा के लिए चलता नहीं रहता है, वो चेंज होता है, लेकिन कब? जब हम उसका डट कर सामना करते हैं तब। तो यही ऑथर बता रहे हैं, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ फॉर अस टू एडवांस। अगर हम उसका मजबूती से सामना करते हैं तो वो कितना भी लंबा समय क्यों नहीं चले, कितना भी लंबा समय क्यों नहीं चले, इट सेल्फ फॉर अस टू एडवांस, यह हमें हर एक हालात से लड़ना सिखा देता है। किसी भी परिस्थिति में हम फिर लड़ना सीख जाते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं और हम लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा पे आते हैं। द पोएट एक्सप्लेन्ड हाउ वीक ह्यूमन पावर, लेखक कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। यहाँ पे वाज लिखा गया था होगा, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर थी या है, अभी भी है। ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं, प्रेजेंट की बात है। वेन गुड फॉर्चून फॉल, वेन गुड फॉर्चून वुड कम, कि जब आपका अच्छा समय चलता रहता है, वन वुड नॉट एड मोर टाइम्स टू गेट द गुड पार्ट ऑफ देयर लाइफ, हम उसमें एक्स्ट्रा समय जोड़ नहीं पाते हैं जब हमारा अच्छा समय चलता रहता है। ही फेल्ट माइजरेबल दैट नो बडी कुड ब्रिंग बैक द लॉस्ट गुड टाइम ऑफ देयर लाइफ, ना ही अपने अच्छे समय को फिर से हम वापस ला सकते हैं। मान लो कि जो समय मेरा बीत गया और हमें लगा कि वो हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था, हम फिर से उसी जीवन को जीना चाहते हैं, पॉसिबल है उसको रिकॉल करना, वापस लाना? पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि नो बडी कुड ब्रिंग बैक
द लॉस्ट गुड टाइम्स ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन के सबसे अच्छे समय को कोई वापस ला नहीं सकता है। द पोइट सेड, लेखक कहते हैं, दैट व्हेन द बैड टाइम्स कम, कि जब बुरा समय आता है, वी शुड फाइट दैट फेज विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ, हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ उस फेज में, उस बुरे समय से, उस बुरे हालात से लड़ना चाहिए। इट वॉज ह्यूमन नेचर दैट व्हेन द बैड टाइम्स केम वी एक्सटेंडेड द लेंथ ऑफ द बैड टाइम बाय वॉरिंग अबाउट इट ऑल द टाइम दैट वी एंड अप एक्सटेंडिंग इट इवन मोर। ये मनुष्य का स्वभाव है, इट इज़ ए ह्यूमन नेचर। भाई मनुष्य का स्वभाव क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या स्वभाव है। दैट व्हेन द बैड टाइम्स केम, कि जब हमारा बुरा समय आता है, वी एक्सटेंडेड द लेंथ ऑफ द बैड टाइम, हम क्या करते हैं, उसको खींचते रहते हैं। जैसे कि रबर को पकड़ के हम खींचते हैं ना, तो हमको लगता है कि जितना दूर तक हम उसको खींच सकें। तो जब हमारा बुरा समय आता है ना, तो हम एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड मीन्स हो गया यहाँ पे कि हम छोड़ देते हैं ईश्वर के भरोसे, कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, हमेशा बुरा समय थोड़े चलेगा। लेकिन जब उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ देंगे तो वो जल्दी दूर होने वाला है, नहीं दूर होने वाला है। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, और उसको जितना हम छोड़ते हैं वो समय और उतना बढ़ता जाता है। बट इफ वी टाउट बैड टाइम्स ए गुड लेसन, देन दिस बैड फॉर्चून वुड नॉट हैम्पर अस एंड आवर हैप्पीनेस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स। लेकिन जब हम उसका मजबूती से सामना करते हैं, उस बुरे समय का, बुरे हालात का मजबूती से सामना करते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं। कहा जाता है ना, बुरा समय अच्छे अच्छे लोगों को अच्छी अच्छी सीखें दे जाता है। जब उससे हम कुछ सीखते हैं कि आखिर ये बुरा समय क्यों आया, इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उस वक्त कह सकते हैं कि जब हमारा रेस्ट, जो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, हमारा जीवन का जो बाकी समय होता है, वो हैप्पीनेस के साथ गुजरता है। क्योंकि हमने पहले ही सीख लिया ना कि बुरे हालातों से कैसे लड़ना चाहिए। सो द पोएट वांटेड टू से दैट गुड एंड बैड डेज were a part of life and one should welcome both phase because whatever happened will happen and no one can stop that। क्या कर रहा है, गुड एंड बैड डेज were a part of life। गुड और बैड डेज जो है, ये अच्छा दिन हो या फिर बुरा दिन हो, ये हमारे लाइफ का ही हिस्सा है। कभी आपका अच्छा समय आ सकता है और कभी आपका बुरा समय आ सकता है। आपने एक सिक्का देखा होगा जिसमें एक तरफ आएगा हेड आपका आता है और एक तरफ टेल आता है। इट मीन्स गुड और बैड आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जस्ट लाइक ए क्वाइन। जिस तरीके से एक क्वाइन में हेड भी है और टेल भी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार वो कह सकते हैं गुड और बैड डेज जो होता है हमारे जीवन के दो पहलू हैं। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो हो सकता है बुरा समय भी आएगा, और जब बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। लेकिन इसके लिए हमें पूरे स्ट्रेंथ के साथ उसके उस हालात से लड़ना पड़ेगा। एंड नो वन कैन स्टॉप दैट, और इसे कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने अच्छे समय को ना रोक सकते हैं, ना ही अपने बुरे समय को आने से रोक सकते हैं। ना तो अपने अच्छे समय को जाने से रोक सकते हैं और ना ही बुरे समय को आने से रोक सकते हैं। So one should waste that precious and valuable time by thinking about what will happen tomorrow। अगर कोई व्यक्ति अपना कीमती समय ये सोचने में बर्बाद करता है कि कल क्या होगा, and instead we should enjoy the present by winning the bad fortune with all the strength। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक, कि हमें ये सोचने में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए कि कल क्या होगा, क्योंकि हमारा टाइम क्या है, वैल्यूएबल है, काफ़ी ज़्यादा कीमती है, प्रीसियस है, कीमती है। तो कल क्या होगा ये सोचने में टाइम ना बर्बाद करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इंस्टेड इसके बदले में वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, इंजॉय द प्रेजेंट बाय विनिंग द बैड फॉर्चून विथ ऑल द स्ट्रेंथ। हमें पूरी शक्ति के साथ बुरे हालातों से लड़ना चाहिए और साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं।
चलिए फोर्थ स्टेंजा में देखते हैं क्या करें कि वेन thou sights not win but sight my soul away when thou weepest unkindly kind my life's blood doth decay it cannot be that thou lovest me as thou sayest if in thin my life thou best thou art the best of me। अब देखिए इस स्टेंजा में इन्होंने क्या कहा है, जब इन्होंने पूरा जाने का ठान लिया तब इनकी पत्नी लगती है विलाप करने, वो रोना प्रारंभ कर देती है। उसे लगता है कि अगर हम रोते हैं तो हो सकता है कि जॉन डन उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। उसका रोना सुनकर, उसका विलाप सुनकर फिर जॉन डन कहते हैं, उसी के बारे में इस फोर्थ स्टेंजा में बताया गया कि जॉन डन अपनी वाइफ को, अपने स्वीटेस्ट लव को क्या क्या कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि द पोएट एक्सप्रेस्ड, लेखक कहते हैं, व्यक्त करते हैं, हिज ऑन अनहैप्पीनेस एट हिज लवर्स सैडनेस। वे अपने दुख को व्यक्त करते हैं। किस चीज को व्यक्त करते हैं? दुख को। किस वजह से? अपने लवर्स के सैडनेस की वजह से। कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति कहीं निकल रहा हो घर से किसी लंबी यात्रा पे या छोटी यात्रा पे निकल, कम दूरी की यात्रा पे ही निकल रहा हो, उसको सही तरीके से उसको सी ऑफ करना चाहिए। सी ऑफ मीन्स हो गया कि उसको एकदम से खुश होकर उसको वहाँ से मतलब उसको विदा करना चाहिए ताकि उसके मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहे। लेकिन लेखक का जो बिलव्ड है, लेखक की जो बिलव्ड है स्वीटेस्ट लव, वो क्या कर रही है? वो एकदम से सैड हो गई है, वो विलाप करना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दी, जिस वजह से लेखक भी क्या हो रहा है? अनहैप्पी हो रहा है और अपने उसी दुख को लेखक प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ही सेड when his lover breathed, she was not only breathing in air or oxygen but instead she was also taking the poet's soul away। कि जब उनकी पत्नी विलाप करते हुए रोती है, जब वो विलाप कर रही है और विलाप करते वो श्वास लेती है, जब ब्रेथ लेती है, तो वहां पे क्या कर रही है? तो लेखक क्या कर रहे हैं कि सी वॉज नॉट ओनली ब्रेथिंग इन एयर और ऑक्सीजन, वो सिर्फ श्वास में एयर या फिर ऑक्सीजन ही नहीं अंदर ले रही है, वो क्या बट इंस्टीड बदले में या फिर इसके अलावा सी वॉज ऑल्सो टेकिंग द पोएट सोल अवे। ऐसा लग रहा है कि लेखक की आत्मा को वो क्या कर रही है? उनसे दूर कर रही है। कौन से सर्कमटेंसेस में? जब वो विलाप करती है उस परिस्थिति में लेखक कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा क्या हो रही है? उनसे दूर हो रही है। ही डिस्क्राइब्ड, वो व्याख्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, हाउ वाइल शी वॉज वीपिंग शी वॉज हर्टिंग हिम, कि जिस प्रकार से वो रो रही है इससे उन्हें काफ़ी तकलीफ पहुंच रही है। अरे भाई, अब जब स्वीटेस्ट लव हो किसी की और वो रोए तो तकलीफ तो पहुंचेगी ना। तो वही बता रहे हैं कि वाइल शी वॉज वीपिंग, जब वो रोती है या रो रही थी, शी वॉज हर्टिंग हिम, उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। द क्राइंग ऑफ हिज वाइफ वॉज बोथ काइंड एंड अनकाइंड, उनके वाइफ का जो रोना है वो दोनों प्रकार का है। काइंड और अनकाइंड का मतलब यहाँ पे समझिए, वो रो रही है, कहीं ना कहीं वो अलग नहीं होना चाहती है। इस मैटर में अगर कहा जाए तो वो काइंड हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है जॉन डन से। लेकिन वो जो रो रही है जिस वजह से लेखक को तकलीफ पहुंच रही है, वे यात्रा पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? अनकाइंड हो गया, जिसको हम अनफेयर कह सकते हैं। लेखक के लिए बेहतर वो नहीं है। द रीजन, कारण क्या? वाई ही यूज द वर्ड काइंड वाज बिकॉज हर क्राई शोड हर लव टुवार्ड्स द पोएट। अब देखो, इसके रोने को काइंड क्यों कहा गया? अभी बताया गया कि हर क्राई शोड हर लव टुवार्ड्स द पोएट, कि वो अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रही है, अलग होने की वजह से उसे रोना आ रहा है, इसलिए काइंड कहा गया। एंड द पेन ऑफ देयर सेपरेशन, और वो तकलीफ की वजह से रो रही है। किस तकलीफ से? सेपरेशन, दूर होने की तकलीफ से। बट एट द सेम टाइम वाचिंग हर क्राई किल्ड द पोएट बीट बाई बीट एंड दैट्स वाई दिस वाज अनकाइंड। लेकिन उसी समय जब लेखक उसको रोते हुए देखते हैं तो लेखक क्या कहते हैं?
टूट जाते हैं। टूट जाना मतलब तकलीफ से भर जाते हैं, जिस वजह से उसे अनकाइंड कहा गया। When she cried and her tears fell, जब वो रोती है और उसके आंसू लुढ़कते हैं, रोएगी तो आंसू लुढ़केगा ना, इस तरीके से जब वो रोती है और आंसू लुढ़कते हैं, द पोएट ऑल्सो सेड, तब लेखक क्या कहते हैं, दैट इज ब्लड यूज टू सेड when he watched her cry and he asked the lover that if you love me as you say then please do not cry, as her weeping made the poet want to die। साथ ही साथ लेखक क्या कहते हैं, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो, अपने बिलव्ड को कह रहे हैं जॉनडन, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो सबसे पहले ये रोना बंद करो, क्योंकि जब तुम रोते हो, हर वीपिंग मेड द पोएट वांट टू डाई, उसके रोने की वजह से लेखक की इच्छा होती है कि वो मर जाएं, उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो अपने बिलव्ड का रोना नहीं देखे। सो द पोएट, इसलिए लेखक वांटेड, चाहते थे, हिज लवर नॉट टू वेस्ट हर लाइफ बाई गेटिंग सैड एंड क्राइंग ऑल द टाइम, वे नहीं चाहते थे कि उनकी जो बिलव्ड है वो रोने में अपना समय बर्बाद करे। दैट वुड बी द बेस्ट फॉर द पोएट एज वेल एज इज लवर, और यही उनके लिए, कवि के लिए, जो लेखक है जॉनडन, उनके लिए और उनकी जो स्वीटेस्ट लव, उनके लिए, दोनों के लिए वही बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा कि वे रोना बंद कर दें। चलिए फिफ्थ स्टैंजा पे आते हैं, ये आपका लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। क्या कहा था, लेट नॉट द डिवाइनिंग आर्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी आर but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted way। लास्ट स्टेंजा में लेकर क्या कहें कि वे लोग जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, who live in each other heart, जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, never parted be, वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। वो अलग होते हैं किस रूप में, फिजिकली। फिजिकली इट मीन्स वे एक दूसरे के सामने नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्लियर? क्या कहते, द पोएट वाज रेफरिंग टू हिज बिलव्ड वाइफ्स हर्ट एज डिवाइन हेवनली एंड प्योर। लेखक क्या कर रहा है, क्या रेफर कर रहा है कि उनकी जो बिलव्ड है ना, उनका हृदय जो है ना एकदम से स्वच्छ है, जरा सा भी छल कपट नहीं है, उसके मन में कहीं ना बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे बातें उसके मन में चल रही, वो तनाव से ग्रसित हो चुकी है जब से उसने सुना है कि लेखक उसको छोड़ के कहीं लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं। He asked his wife to think positively, क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव सोचिए, कहा जाता है ना बी पॉजिटिव ऑलवेज। वे अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, अच्छी बातें सोचो। किसके बारे में, अबाउट हिम, लेखक के बारे में। एंड हिज डिपार्चर थ्रू हर डिवाइन हार्ट, और उन्हें सही मन से, या फिर कह सकते हैं खुश होकर, एकदम से हैप्पीली खुश होकर उन्हें वहाँ से विदा करो। पोएट ऑल्सो वांटेड हिज वाइफ नॉट टू ब्रिंग एनी बैड थॉट्स अबाउट हिम and their parting situation because sometimes, लेखक और क्या चाहते हैं कि उनकी वाइफ से वे क्या चाहते हैं कि not to bring any bad thought, कि वो अपने मन में कोई भी बुरे विचार नहीं लाए। नहीं होता है कि आप कभी कभी एकदम से डिसअपॉइंटेड हो जाइएगा, आपके मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। तो पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के बुरे विचार या फिर नकारात्मक विचार उसे अपने मन में नहीं लाना है। बिकॉज समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी डेस्टिनी कुड प्ले इट पार्ट एंड द मोस्ट फियरफुल थॉट इन देयर माइंड दैट दे वेयर अफ्रेड ऑफ, कि कभी कभी क्या होता है, डेस्टिनी जो हमारा भाग्य होता है वो भी अपना खेल खेल जाता है। अब देखिए भाग्य खेल कैसे खेलेगा,
कभी कभी क्या होगा कि भाग्य के कारण लोग काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पे भाग्य आपका दुर्भाग्य में बदल गया तो मिलने में क्या लगेगा, वहाँ पे काफ़ी समय लगेगा। तो लेखक ने यहाँ डेस्टिनी की चर्चा की है कि कभी कभी भाग्य अपना खेल खेल सकता है। मोस्ट फियरफुल थॉट, उस वक्त हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे से काफ़ी समय तक के लिए दूर रहें, इन देयर माइंड दैट देयर वी आर आफ्रेड ऑफ, और इसी वजह से वे काफ़ी डरे हुए हैं। कौन, जो पोएट है वो, कुड कम ट्रू, कि कहीं ये सच साबित ना हो जाए। सो द पोएट सजेस्टेड दैट हिज वाइफ शुड थिंक दैट दे वेयर टुगेदर एवरी डे एंड नाइट। इसलिए अपनी पत्नी को क्या कह रहे हैं कि तुम हमेशा ये सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। Even when they were sleeping together, she should assume that they were just facing their backs toward each other. यहाँ तक सोचो कि वे दोनों एक ही साथ सोए हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइड में फेस करके। इट मीन्स अगर जॉन डन नॉर्थ की ओर फेस करके सोए हुए हैं तो उनकी जो बिलव्ड है उनका फेस किस तरफ होगा, साउथ की तरफ। तो इमेजिन करो कि हम दोनों एक ही बेड पे हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइड में फेस करके सोए हुए हैं। ही लेफ्ट हर विथ द इनकरेजमेंट दैट टू पीपुल whose love was their very life blood could never be parted and they were always together in spirit. आखिरकार वे उसे छोड़कर चले जाते हैं, और किसके साथ, किस बातों के साथ, इनकरेजमेंट, हिम्मत बढ़ाते हुए कि दो पीपुल, दो लोग जो एक दूसरे से काफ़ी गहरा प्रेम करते हैं, वे कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। दे वेयर कीपिंग वन another alive through their love. वे एक दूसरे के हृदय में हमेशा जीवित रहते हैं। कहने का अर्थ है वे हमेशा एक दूसरे के मेंटली रूप से वे एक दूसरे के साथ मौजूद रहते हैं। Thus the poet finally said, और लास्ट में लेखक अंतिम रूप से कहते हैं, that their love was immortal, उनका प्रेम जो है वो अमरणशील है। किसका, जॉन डन का, और उनके बिलव्ड का प्रेम कैसा है, इमोर्टल, अमरणशील है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। No matter what happens, he would always be with his beloved wife. चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपने बिलव्ड वाइफ के साथ रहेंगे। If he was not physically present, अगर वो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं रहते हैं, then his soul and his love would always be alive inside his wife heart. कि अगर वो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से वो अपने वाइफ के हार्ट में हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। कहने का अर्थ है वो अपनी पत्नी के हृदय में हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। और यहाँ पे ये आपका पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। तो इस पोएम में आपको बताया गया किस तरीके से जॉन डन अपनी वाइफ को समझाते हैं कि वो जो लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं उनकी यात्रा सन से भी काफ़ी तेज़ गति से पूरी होगी और इनके पास शॉर्टेस्ट वे उस यात्रा को पूरा करने के लिए। इस चैप्टर में ये बताया गया आपको। अब इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे।